जैसे जो हम्म पहला मैकबुक जो अगर है तो वो मैंने परचेज किया था 2018 में। ओके, हम्म। वो थी मैकबुक एयर जो मैंने परचेज की थी 2018 में। उसको सस्टेन करते हुए मैंने अभी अराउंड 20 डेज पहले, और वी कैन से ऑन 1 फ्रेंडशिप डे वाले दिन, मैंने नई हम्म मैकबुक परचेज करी थी, मैकबुक प्रो। हम्म। ओके, एंड उसी के थोड़े टाइम बाद मैंने जो है एक और जो है वो गेमिंग लैपटॉप परचेज किया था। ओके ओके। तो मतलब आप सब कुछ छोड़ के, सारे जो लैपटॉप है वो सबको पीछे छोड़ के आप सब मैकबुक ही परचेस करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू इंटरव्यू सीरीज में। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं। वो है मीडिया एंटरप्रेन्योर, नाम है उनका साहिल मोटवानी। चलिए उनसे जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो साहिल भाई, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। थैंक यू भाई अभिनंदन, कि सबसे पहले तो कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म पे आके बोलने के लिए, और इस इंटरव्यू के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरा नाम साहिल मोटवानी है, माई एज इज़ 21 ईयर ओल्ड, और मैं जो हूँ एक बहुत ही कह सकते हैं कि छोटी सी सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि है जोधपुर, एंड आई रन अ मीडिया एजेंसी, एंड माई एज इज़ 21 ईयर ओल्ड। ओके, तो अभी आप 21 इयर्स ओल्ड के हैं और आप जोधपुर सिटी से अपनी जो भी मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप है वो जर्नी आप वहां से आप सारी ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल। जानकर हमें बिल्कुल अच्छा लगा, और हमारी ऑडियंस को भी मुझे लगता है कि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिली होगी कि 20 इयर्स ओल्ड इट्स नॉट एन एज बैरियर। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कब स्टार्ट की और आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर रहे हैं। ओके, सो मैंने जो मेरी जर्नी है वो अराउंड 2019 नवंबर के आसपास चालू की थी। एंड करंटली व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक, मेरे काफ़ी सारे जो है अनदर स्टार्टअप भी है। एक जो मेरा मेन मेजोरिटी स्टार्टअप है वो है डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसी है, उसके साइड बाय साइड हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड कई सारे स्टार्टअप्स है जो कि हम लोग अभी रन कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो आपने जो सबसे पहले स्टार्ट किया है, जो भी आपका जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी रही है, वो इस जर्नी में आपका सबसे पहला जो भी स्टार्टअप था, जो भी वर्क था, वो आपने क्या स्टार्ट किया था। बेसिकली जो मेरा सबसे पहला वर्क था वो ये था कि मेरी जो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में चालू हो गई थी, विच इज़ 2018। ओके, सो तो मेरा सबसे पहला वर्क ये था कि मैंने मेरी कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी के लिए जो है एक वीडियो क्रिएट किया था। वो चीज़ ही हम्म मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वर्क किया, उसके बाद मैंने जो है पूरी इस कंपनी को सेटअप किया। तो एज अ हम्म। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो अभी आप ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या कर रहे हो। अभी एट प्रेजेंट तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास पूरी टीम है ग्राफिक डिजाइनिंग को पूरा पार्ट संभालने के लिए। तो अब पूरा काम वही लोग देखते हैं, मैं जो हूँ पूरा जो है ऑपरेटिव और उनका जो मैनेजमेंट है वो सब भी देख रहा हूँ। ओके ओके। तो अभी आपके पास टीम है। तो मैं इससे पहले ये पूछूं कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जब वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर कौन से सर्विसेज दे रहे थे, मतलब कि ग्राफिक्स, किस टाइप के ग्राफिक्स आप क्रिएट कर रहे थे और किसे आप डिलीवर कर रहे थे। ओके, तो पहले जितनी भी सर्विसेज थी अगर मैं बताऊँ 2018 टू 2019, पूरे एक साल जो है वो मैंने सर्विसेज तो नहीं कहूँगा, वो एक तरीके से जो है मेरा वर्क ज़्यादा था मेरे कॉलेज के जितने भी फेस्ट होते थे उसमें जो भी पोस्टर्स बनाना, उसके वीडियोस बनाना, मेरे कॉलेज के लिटरेरी सोसाइटी के लोगोज या कॉलेज में किसी भी और जो कोई सोसाइटी है उनके लोगोज वगैरह क्रिएट करना, तो वो सब मैं ही क्रिएट करता था। तो वहाँ मेरा वर्क हम्म ज़्यादा था। प्लस इसके साथ साथ मैंने कई सारे दूसरे कॉलेजेस में भी इंटर्नशिप किए, जैसे बिट्स हो गया, आई एम हो गए, आईआईटी हो गए, मद्रास हो गई, आईआईटी, और ई सेल हो गया लखनऊ का, आईआईटी का विंग। तो वहाँ पे भी जो है मैंने काफ़ी सारी सर्विसेज एज अ इंटर्न वहाँ पे प्रोवाइड कराई है। अच्छा, ये तो काफी इंस्पायरिंग है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप भाई अभी ये बताइए कि आपने बताया कि आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है आपकी वो आपने स्टार्ट किया 2018 में, और 2018 से आप 2021 तक पहुंचते आपने कितनी बड़ी अपनी टीम को बिल्ड किया है, और कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं। जब मैं बोलता हूँ कि टीम मेंबर्स, तो इन सेंस की क्या सिर्फ आपके पास ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या फिर आप उसके साथ कुछ और भी वर्क कर रहे हैं। ओके,
सो अगर हम लोग टीम की बात करें तो अराउंड 20 लोगों की हमारे पास इन हाउस टीम है, और उसी के साथ अराउंड अराउंड 20 to 25 लोगों के मेरे पास फ्रीलांसर्स की टीम है, जो कि मेरे लिए फ्रीलांसिंग पे भी वर्क करती है। और अब हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और जो SaaS इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर क्रिएशन डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ साथ सोशल मीडिया के पूरे प्रमोशन, मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, और जितनी भी प्रोग्रामेटिक एड्स मैनेजमेंट है उनको भी हम लोग अभी सब डिलीवर करते हैं। ओके, ओके। तो अभी आपने जितनी सारी सर्विसेज यहाँ पे बताई, मुझे लगता है कि ये सारी एक इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, जो कि आजकल की कुछ एजेंसीज हैं जो वो इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो बिल्कुल। तो आपने इसे स्केल कैसे करने की सोची, मतलब आपने इसे स्केल कैसे किया? थोड़ा रिस्क तो जरूर रहा होगा। तो स्केल करने का प्रोसेस ऐसा आया था कि 2019 में जो है मैं जो है एक जगह पर वर्क कर रहा था, जॉब कर रहा था, जो कि मैं जॉब नहीं बोलूँगा, एक तरीके से वो हमारा पार्टनरशिप डील टाइप ही था। तो वहाँ पे जो है मैंने जो है देखा कि जो डिजिटल मार्केटिंग का बूम जो है वो मेरे को दिख रहा था, कि जो स्केलिंग है उसको मैं वहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि हाँ हम लोग स्केल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, लोकली कुछ ब्रांड्स के साथ कनेक्ट किया, कोलैबोरेट किया, और उनको जो है सर्विसेज डिलीवर करना चालू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे जो हम लोगों को रिटर्न्स दिखने लगे, हम लोगों ने उनको यूज़ किया उन रिजल्ट को, ताकि हम लोग बढ़ सके पेड क्लाइंट्स की तरफ, और उसको धीरे धीरे करते करते आज हम लोग जो है वो उसको स्केल यहाँ तक इस लेवल तक कर पाए हैं। ओके। तो अभी मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप ये सर्विसेज डिलीवर कर रहे थे, तो आपके चार्जेस क्या होते हैं? जैसे कि अभी जो हमारी ऑडियंस है, अगर वो चाहे ये सारी चीजें करना, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? और फिर वो अपना एक प्राइसिंग जो होता है, वो एक थोड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है कि प्राइसिंग कैसे फिक्स करी जाए, तो वो कैसे मेरी ऑडियंस कर सकती है? ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं जो मैं खुद करता था, तो टिल माय वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू बी हम्म ऑनेस्ट, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। जब वो मेरे पास प्रोजेक्ट आया, तब उसको मैंने यूट्यूब पे देख के सीख के और फिर उसको कंप्लीट करके दिया था। और वो प्रोजेक्ट था मेरे कॉलेज की एक जो हमारी लिटरेरी सोसाइटी है, उसमें हमारे जो होता था ड्रामा फेस्ट होता था। तो मेरी जो हम्म टीम थी उसके लिए हमको एक इंट्रो टीजर डिसाइड करना था, बनाना था। तो वो हम्म टीजर का वर्क आया था मेरे पास, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर रिलेटेड था। तो हम्म उस टाइम तक भी मेरे को बिल्कुल भी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती थी। तो उस टीजर को बनाने के लिए ही इन पर्पस मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है ऑनलाइन यूट्यूब से ही सीखा। मैंने किसी कोई पेड कोर्स नहीं लिया था उस टाइम तक भी, और आज तक भी मैंने हम्म ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी ऐसी जो चीज़ है उसके लिए पेड कोर्स के लिए मैं नहीं गया हूँ। जितना भी है, जो कुछ भी सीखा, यूट्यूब के ब्लॉग से सीखा, यूट्यूब या फिर ब्लॉग से सीखा, या फिर वेबसाइट के कंटेंट से ही सीखा है। तो वहीं से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लग रहा है कि अगर रेवेन्यू नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि जिससे सीख के आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और फिर भले अगर आप चाहो तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हो किसी कोर्स में या फिर किसी सर्विस में। और हम्म रही बात चार्जिंग से रिलेटेड, तो चार्जेस जो है वो डिपेंड होते हैं कि कस्टमर बेस पे क्या सर्विसेज उनको चाहिए। अगर हम लोग नॉर्मल बेसिक प्राइसिंग की बात करें, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो बेसिक कॉस्ट आता है पर पोस्टर, वो सम अराउंड वेरी करता है 1500 to 2000। ठीक है, वो एक सिंगल पोस्टर की प्राइसिंग है। उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या क्वालिटी उनको डिलीवर कर रहे हो। ओके, और यही अगर हम लोग सेम अगर वीडियोस के लिए जाते हैं, जो कि एनिमेटेड वीडियोस हो सकते हैं, तो वो 300 रुपीज़ पर सेकंड के हिसाब से भी जाते हैं, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो ये चीज़ें रहती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। और उसके बाद अगर हम लोग ऐसे दूसरी सर्विसेज के लिए भी जाते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट का टोटल डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और किस बेसिस पे है। उसी के हम्म बाद आ जाता है फेसबुक के एड मैनेजमेंट पे, जो रहता है वो ये रहता है कि 20% टोटल एड रेवेन्यू का शेयर रहता है। ओके, हम्म उसी के साथ जो हमारी कंटेंट क्रिएशन की जो सर्विसेज है, उसमें हम लोग चार्ज करते हैं समझ अराउंड 4000 to 8000 रुपीज पर कंटेंट पीस। तो ये बेसिकली जो है हमारी प्राइसिंग रहती है। अच्छा। तो अभी आपने तो यहाँ पे अपने जो भी सर्विसेज है, आपने उन सारी सर्विसेज के बारे में सबको एक्सप्लेन करके आपने बता दिया कि आप कैसे क्या वहाँ पे चार्जिंग करते हैं। और मेरी जो ऑडियंस है, मैं आपको बता दूं कि आप अगर साहिल भाई को फॉलो करते हैं, तो आप इनसे सीख सकते हैं। ये वहाँ रील्स पे वीडियोस भी डालते रहते हैं। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है जहाँ पे आप शेयर करते रहते हैं। तो आप इनसे जाके कनेक्ट होके उनसे सीख भी सकते हैं, पर्सनली इनसे बात भी कर सकते हैं। तो भाई, ये जो एक टीम आपने बताई कि आपके पास टीम है, 20 लोगों की टीम है, हम्म। तो यहाँ पे इवन एक बंदा भी रखने में, टीम बड़ी चूज करने में
काफी एक क्रुशियल पॉइंट हो जाता है। तो ये आपने कैसे किया कि आपके पास 20 टीम्स कैसे बनी, 20 मेंबर्स की टीम बन गई आपके पास, तो ये आपने ये कैसे पॉसिबल किया? तो टीम बिल्डिंग की जब बात आई तो टीम बिल्डिंग जो है ये जब हम लोगों ने चालू किया था, हम लोगों ने तब चालू किया कि जब हम लोग सब कॉलेज, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं वो सभी लोग मेरे एज के ही हैं। मैक्स टू मैक्स हम्म 23 होगी जो मेरी टीम की जो है वो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एज लिमिट है वो है 23। हम्म तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट मेरे कॉलेज के ही जो हैं वो फ्रेंड्स हैं। ओके, हम्म जैसे जो हमारी कॉलेज से ही कुछ पास आउट्स हैं। ओके, और जो मेरे साथ के बैचमेट्स हैं या फिर मेरे जूनियर्स हैं, तो वही सब हम्म लोग हैं। वो लोग उन लोगों ने खुद ने मेरे को आके अप्रोच किया था कि हम लोगों को ये चीज़ सीखनी है, और हम लोगों को सीखने के बाद इसी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो आए थे कि खुद आए थे मेरे पास कि हम लोगों का फील्ड है कंटेंट क्रिएशन में, हमारा इंटरेस्ट है, अब हमारे पास स्कोप नहीं है, हम लोग को वो एक वे नहीं मिल रहा कि हम लोग उसको स्केल कैसे करें। तब हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने सबने साथ में एज अ बार्टर डील पे काम किया था कि जितना भी हम लोग काम करेंगे साथ काम करेंगे, जो भी होगा रेवेन्यू जनरेशन उसको जो है सेपरेटली बांटेंगे। तो कुछ टाइम तक हम लोगों ने ऐसे काम किया। अब जैसे जो है वो अब पूरा जो है टीम में लिंक पे सेशंस पे आ चुका है कि टीम को जैसे रेवेन्यू दिया जाता है उस हिसाब से उनको जो है पे आउट सैलरी मिलती है। तो अब जो है हम्म। ये मॉडल रेवेन्यू। तो आपके कहने का मतलब कि आपके जो ये फ्रेंड्स थे और वो कुछ सीखना चाहते थे, तो आपने उन सबको साथ में लिया और उसके साथ आपने उन सभी लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करी और फिर आपने उनके साथ ये कंपनी भी बिल्ड करी। तो ये तो काफी बिल्कुल इंस्पायरिंग भी है, एक मोटिवेशन भी है कि जो भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बस इतना फोकस करिए कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। तो भाई ये तो काफी अच्छा बिल्कुल लगा ये जानकर, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि ये सबसे इजी वे है एक टीम बिल्ड करने की। बिल्कुल। वहां पे अगर हम लोग कोई चीज हमारे फ्रेंड्स के साथ चालू कर दे तो उनको हमारे प्लस पॉइंट्स के बारे में पता है और हमें उनके प्लस पॉइंट्स के और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता है। तो वो दोनों तरीके से हम हम्म लोग लेवरेज करते हैं। और यही अगर हम लोग कोई टीम में किसी अगर पर्सन को हायर करते हैं तो हम लोग को काफी टाइम ये लग जाता है कि उनके क्या प्लस पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है पता करने में टाइम लग जाता है। वहीं अगर हमारा हम्म फ्रेंड है तो हमको ये पता पड़ता है कि हाँ इनके पास ये इस फील्ड में इनका इनका अपर हैंड है और इसमें इनको जो है हेल्प की जरूरत है। तो उस चीज में जो है हम्म काफी ज्यादा हमारी हेल्प हो जाती है। हम्म। तो भाई अभी आप ये बताइए कि आपने अपने टीम के बारे में भी बता दिया, अपने कंपनीज के भी बारे में आपने बताया। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितने कस्टमर्स के साथ अभी आपने वर्क किया है और आप अभी कितने कस्टमर्स के साथ वर्क कर रहे हैं? ओके, सो कस्टमर रिलेटेड अभी जैसे जो है मैं पेड कस्टमर्स को ही क्लाइंट काउंट करता हूँ। अनपेड को जिनके साथ मैंने एज अ बार्टर में काम किया है मैं उनको कभी क्लाइंट काउंट नहीं करता हूँ। तो पेड अगर हम लोग देखें तो पेड मेरा जो चालू हुआ था वो हुआ था अराउंड 2020 में जनवरी के आसपास। ओके, हम्म उससे पहले हम लोग ने जितने भी कस्टमर्स के साथ काम किया वो सब जो है हमारा सिर्फ ऐसा रहता था कि पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए हम लोगों ने कस्टमर्स के साथ काम किया है ताकि हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप हो जाए। तो उस चीज़ में जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अराउंड अराउंड अभी तक मैं या फिर मैं कह लूँ मेरी टीम जो है वो अराउंड अराउंड 120 प्लस कस्टमर्स के साथ काम कर चुकी है ओके, ऑल ओवर 120 वर्ल्ड प्लस। ओके ओके। वाइड। तो अभी इन सारी चीजों को जानने के बाद अगर हम बिजनेस में, एक होता है ना कि जो इंस्पिरेशन होता है, वो मोटिवेशन होता है, अब उसे बोलते हैं रेवेन्यू। तो क्या आप हमारी यस। ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप जो भी रेवेन्यू है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कैमरे पे और पब्लिक में आप ऑडियंस के सामने बता सकते हैं कि आपके पास लाइक अभी जो आपका जो बिजनेस है उससे रेवेन्यू क्या होता है? ओके, तो रेवेन्यू अगर मैं बताऊं तो हम लोगों के पास जो है वो जैसे मेरा कोई एक सेपरेट रेवेन्यू जनरेशन फील्ड नहीं है, काफ़ी सारे डिफरेंट रेवेन्यू जनरेशन फील्ड है हमारे। जैसे कि जो हमारे हम्म सैस प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे खुद के हम्म प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमारे जो है रेवेन्यू वो भी रेवेन्यू ड्राइव करते हैं। प्लस अभी हमारे एफिलेट प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि रेवेन्यू बिल्डअप करते हैं। प्लस एजेंसीज हो गई, प्लस हमारे ऑफलाइन कुछ बिजनेसेस है जो कंप्लीट रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ सिर्फ इस बिजनेस से जो कि है हमारी मीडिया एजेंसी, तो वो समवेयर अराउंड क्लोज टू 5 फिगर्स के आसपास आ जाती है। एक जो है ली हम लोग कह सकते हैं इनकम सोर्स के लिए 5 to 6 ओके फिगर्स।
5 to ये 6 जो है figures? टीम प्रॉफिट, हाँ ये जो है वो टीम प्रॉफिट, टीम का जो सैलरी है उसको निकालने के बाद, और जो मैं कह सकता हूँ कि जितना भी प्रॉफिट शेयर है उसके बाद का ही सिर्फ प्रॉफिट शेयर है 5 to 6 फिगर्स का। ओके, ओके। तो ये तो अगर इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताना चाहते तो आप उसका फिगर्स में बता रहे हैं कि 5 to 6 फिगर्स में हो जाती है आपकी जो भी इनकम होती है, जो हाँ, भी रेवेन्यू होती है बिजनेस में। एग्जैक्ट फिगर्स मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना, ये ऐसा है कि इसमें आज आपके पास रिकरिंग कस्टमर्स हैं, अगले महीने नहीं है, ठीक है। तो हम्म, ये चीज़ भी यहाँ रहती है कि आपके पास आज कस्टमर्स हैं, अगले महीने नहीं है, तो वो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। इसलिए मैंने बताया कि जो है मेरा जो रेवेन्यू बिल्डअप का जो सोर्स है वो एक किसी पर्टिकुलर थिंग पे नहीं है, वो तीन चार हम्म, जगहों से जो है कंबाइन होकर चलता है। जैसे एफिलेट के जो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे सेल्फ हम्म, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो कंबाइन हम्म, होता है कि ताकि अगर कहीं एक जगह से हमारे पास रेवेन्यू नहीं बिल्डअप हो रहा है तो दूसरी जगह से हम कर सकें, क्योंकि इन द एंड मेरे को टीम को भी संभालना है। ओके। तो वो तो चीज़ है। तो भाई अभी आप ये बताइए हमें कि आप जो भी अभी रोज जो आपका रेवेन्यू होता है, तो वो आपके कितने सोर्सेज हैं? ओके, सो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो सोर्सेज में हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। सबसे फर्स्ट जो है ये एजेंसी बिल, ओके, जिस एजेंसी हम्म, में जो मेरी खुद की एजेंसी है। उसी के बाद सेकेंड जो रेवेन्यू सोर्स है वो आता है हमारा सेल्फ इंडस्ट्री बेस्ड। काफ़ी सारे हमारे और जो स्टार्टअप्स हैं जो कि सेल्फ इंडस्ट्री में हैं, या हम लोग कह सकते हैं कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ जो CRMs हैं जो कि हम लोकली हम्म, जो है ऑफलाइन मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ से आता है। दूसरा आता है हमारे कुछ ऑफलाइन बिजनेसेस है जो कि रन होते हैं, तो वहाँ से भी हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल। तो भाई अभी तो ओवरऑल आने के बाद ऐसा है ना कि जब रेवेन्यू आने लगता है तो हमें लगता है कि यार कुछ तो अब अपन खरीदते हैं। तो अगर हम इससे बात करें कि लग्जरी के बारे में, तो आपने लग्जरीज में अभी तक आपने क्या परचेज किया है, क्या बाय किया है? लग्जरी अगर मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ लग्जरी तो मैं मानता नहीं हूँ, बट जितना भी है हमारा जैसे आपको मैंने बताया कि एजेंसी में टेक बेस ज़्यादा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली मैक बेस्ड मशीन पे ही बनते हैं। तो हम लोगों हम्म, के यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है मैक बेस्ड का सेटअप ज़्यादा है, जैसे आई मैक्स हो गए या मैकबुक्स हो गई, तो वो ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग जो हम्म, लैंग्वेज है एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए, iOS की एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए हम लोग स्विफ्ट यूज़ करते हैं लैंग्वेज, जो कि हम्म, पर्टिकुलरली लर्न होती है एक्सपोर्ट पे। तो उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है मैक का, तो इसीलिए हम्म, हमारे पास जो है मैक बेस्ड काफ़ी सारी मशीन है। हम्म। अच्छा, तो अभी तो ये मैंने चीज़ है। एक आपने एक पिक्चर अपलोड की थी, तो वहां मैंने देखा था कि आपने वहां पे 3 मैकबुक वहां पे अपलोड किया था उस पिक्चर में। तो क्या वो जो भी हाँ है सारे आपने अपने रेवेन्यू से जनरेट किए हैं और वहां से बाय किए हैं? बिल्कुल, जो तीनों मैंने एक साथ नहीं परचेज किए, तीनों काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम में परचेज हुए हैं। जैसे जो हम्म, पहला मैकबुक जो अगर है, तो वो मैंने परचेज किया था 2018 में। ओके, हम्म, वो थी मैकबुक एयर जो मैंने परचेज की थी 2018 में। उसको सस्टेन करते हुए मैंने अभी अराउंड 20 डेज पहले, और वी कैन से ऑन 1 फ्रेंडशिप डे वाले दिन, मैंने नई हम्म, मैकबुक परचेज करी थी, मैकबुक प्रो। हम्म। ओके, एंड उसी के थोड़े टाइम बाद मैंने जो है एक और जो है वो गेमिंग लैपटॉप परचेज किया था। ओके, ओके। तो मतलब आप सब कुछ छोड़ के सारे जो लैपटॉप है वो सबको पीछे छोड़ के आप सब मैकबुक ही परचेज करते जा रहे हैं। तो चलिए ये हम मैकबुक मान सकते हैं। इसीलिए परचेज किया क्योंकि हम लोगों का काम भी रहता है, क्योंकि मैं खुद भी एक जो है कोडिंग करता हूँ मैं खुद भी। तो जो मेरा हम्म, पर्टिकुलर जो फील्ड रहता है वो रहता है स्विफ्ट बेस्ड लैंग्वेज का, तो उसके लिए मेरे को जो है मैक मशीन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से। हम्म। तो मतलब कि आप इसे एक टाइप की लग्जरी भी बोल सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये एक टाइप का ये एसेट हो गया जिससे आप और भी एसेट्स क्रिएट कर रहे हाँ, हैं। डेफिनेटली अगर इसको अगर हम लोग एसेट की तरह ही देखें, तो जब मैंने 2018 में परचेज किया था तो वो मैंने एक तरीके से एसेट की तरह ही परचेज हुआ है, जिसकी मदद से मैं आज इतने सारे एसेट्स बना पाया हूँ। हम्म। तो एक तरीके से वो एसेट ही है। अच्छा, तो मतलब आप भी मतलब जो भी चूज करते हैं आप पहले देख लेते हैं कि ये जो लग्जरी मैं खरीद रहा हूँ ये लग्जरी के साथ साथ ये मेरा एसेट भी हो और उसमें मेरा फायदा भी हो, तब मैं इसे बिल्कुल। परचेज करूंगा। बिल्कुल। तो भाई आपसे बात करके बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिला। और आप मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे
अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन पैसे बनाएं, वो कैसे कर सकते हैं स्टार्ट? इसके लिए अगर मैं एक बात बताऊं तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, अगर आज मैं कह दूं कि मेरे पास सीखने के लिए कोई कोर्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है, तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, मैंने भी जो है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ही चालू किया था। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हम्म अवेलेबल है, उसी के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। प्लस हम्म जो मैं देखता हूँ कि आजकल लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या करते हैं कि कुछ भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ लिया या फिर कहीं से भी सीख लिया, उसके बाद वो लोग ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ चले जाते हैं कि अब उनको ये चाहिए कि भाई हम लोग मार्केट में उतरे और हमको लोग पैसे देने लग जाएंगे। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि अभी तक सिर्फ आपने पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि कितना आपने पढ़ा और कितना आपको सही में आता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो जिससे आपको ये पता पड़े कि हमारा कितनी चीज़ हमको आती है, कितनी चीज़ों में कहाँ हमारा लैक हो रहा है। और फिर उनके बाद जब आपको लग जाए कि हाँ अब मेरे पास एक पर्टिकुलर स्किल आ चुकी है जिसके थ्रू मैं लेवरेज कर सकता हूँ, अब मेरे को इस स्किल में जो है इतना सीखने की जरूरत नहीं है, अब हाँ मैं टाइम के साथ धीरे धीरे उसको सीख सकता हूँ, बट इनिशियल में चालू कर सकता हूँ। हम्म उसके लिए जो है मैं ये कहता हूँ कि आप जो है पहले, जैसे मैंने बताया कि फ्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करो ताकि आपको एक पोर्टफोलियो भी जनरेट हो जाए, प्लस एक दूसरा हम्म आपको स्किल सेट भी मिल जाए और एक ये भी पता पड़ जाए कि कितना अपन को आता है और कितना नहीं आता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैग हो रही है। ये ओके चीज़ है। ओके। तो आपका कहने का मतलब कि जो भी सारी चीजें हम सीखना चाहते हैं, जो मेरी ऑडियंस है जो वो सीखना चाहती हैं, तो वो जाके यूट्यूब से सीख सकते हैं, और उसके बाद वहां से सीखने के बाद वो क्लाइंट एक्विजिशन अगर कर रहे हैं तो वो पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए क्लाइंट के साथ, उनके साथ फ्री में वर्क करें, और फिर वो ये चेक करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि उनको कितना भी आता है, उन्होंने जो भी जितना सीखा है वो किस लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है ना, ताकि वो क्लाइंट के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके, वो मार्केट में वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके, और उसके बाद वो फिर वो जाके जो भी रेवेन्यू जनरेशन का वो सोच रहे हैं वो बाद में जाके कर सकते हैं, अपना वर्क पोर्टफोलियो हाँ स्टैब्लिश करने के बाद। बिल्कुल। अब इसमें फ्री में हमारे पास ये कैटेगरी भी आ जाती है कि मान लो कि कोई, अगर आपसे मान लो कि फ्री में इस वजह से कह रहा हूँ जहाँ पे आपके एफर्ट्स कम लग रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपके एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, आपको दो चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ रही है, किसी की स्टडीज भी मैनेज करनी पड़ रही है और साइड बाई साइड वर्क भी, तो आप क्या करो, एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट के साथ काम कर लो। कि जहाँ आपको मान लो कि चार्ज करना चाहिए 8,000, वहाँ 2,000 में चार्ज करके काम कर लो। ठीक है, ताकि इससे ये भी हो जाएगा कि आपके पास एक रेवेन्यू भी बिल्डअप हो रहा है जो कि आपको मोटिवेट भी करता रहेगा डाउन द पाइपलाइन। और वहाँ पे आपके साथ बाय साथ आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि आपके पास कितनी आपको स्किल्स समझ में आई है। ओके ओके। ये चीज। तो जो भी हमारे ऑडियंस ये देख रहे हैं वो, तो सबसे पहले तो ये लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और फिर मैं आपके लिए इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और साहिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और हमारे ऑडियंस को इंस्पायर किया, आपने उन्हें मोटिवेट किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आके, इस वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए। साहिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिनंदन मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। थैंक यू थैंक यू।